सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिनको छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता खुद बनाना है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फर्स्ट में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमारी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश दरोगा और उत्तर प्रदेश पुलिस, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश होमगार्ड की एग्ज़ाम होने वाली है। इसके साथ साथ अगर हम उसके एग्जाम पैटर्न को देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वह उत्तर प्रदेश स्पेशल, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो जीके है उसका बहुत ही रोल रहता है। तो आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश जीके को कवर करेंगे और यह मैराथन क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, अभी तक आप जितने भी क्लास देखे हो, यह क्लास आपके एग्जाम में अंतिम ताबूत होने वाली है, यानी कि ये इसमें सभी टॉपिक का संपूर्ण निचोड़ हम करने वाले हैं। इस क्लास का पैटर्न क्या रहेगा, हम एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कशन करेंगे। इससे हमारे पैटर्न का पता भी चलेगा, उसके साथ साथ हमारे सारे टॉपिक को एक साथ रिवाइज करने का मौका भी मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहिए क्लास के अंत तक, और क्लास कैसा लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट उसी अंदाज में करते हैं कि कहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ लाइनें हैं कि धीरे धीरे तुम्हें अपनी मोहब्बत दिखाएंगे, धीरे धीरे तुम्हें अपनी मोहब्बत दिखाएंगे, कभी फुर्सत में आओ तो उत्तर प्रदेश घुमाएंगे, कभी फुर्सत में आओ तो उत्तर प्रदेश घुमाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही प्यारा है, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आता है? क्या पहले नंबर पे आता है, या दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, या चौथे नंबर पे आता है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो स्थान है, उत्तर प्रदेश ये चौथे नंबर पे आता है। क्या पहले नंबर पे कौन आता है? तो पहले नंबर पे आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है। ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश का मैप ये रहा हमारा, ऐसे दिखता है हमारा उत्तर प्रदेश। अब आते हैं, इसको देखते हैं। इसका जो जो इसका अक्षांशों में जो इसका विस्तार है, यह है उत्तर में है, इसको 30 डिग्री 24 मिनट कहते हैं, जिस जो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। निचला जो हिस्सा है वह 23 डिग्री 52 मिनट है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर है, और इसके साथ साथ 77 डिग्री 5 मिनट इसका पूर्वी देशांतर है, यानी कि ये 23-52 से 30-24 तक इसका विस्तार है, और 77-05 से ये 84-38 इसका विस्तार है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं इसका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका जनसंख्या है, यह है 19 करोड़ 98 लाख 12,341 इसका जनसंख्या है। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हम देखें तो इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। वर्ग किलोमीटर इसको लिख लीजिएगा, कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यानी कि यह भारत की टोटल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, भारत का टोटल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका यह है 7.33%। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, यह पूरे भारत के क्षेत्रफल से 7.33% है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कि राजकीय पक्षी क्या है। क्या कबूतर है, मोनल है, या सारस क्रेन है? तो सारस क्रेन है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। क्या दोस्तों, हम इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प, उसके साथ साथ राष्ट्रीय पक्षी, यानी कि सब सारा एक ही साथ कंफर्म कर ले तो कितना अच्छा रहेगा। आइए दोस्तों, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह। अब आते हैं इसके बारे में हम जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है,
राजकीय चिन्ह वह क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है मछली और तीर कमान। मछली एवं तीर कमान, इसको नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य जो पशु है वह है बारहसिंगा, वह है बारहसिंगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य मछली जो है वह है मोय, जिसको हम चीतल कहते हैं, मोय या फिर चीतल। उसके बाद है राज्य जो पक्षी है, राज्य जो पक्षी है वह है सारस, वह है सारस, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो राज्य का वृक्ष है, राज्य का वृक्ष वह क्या है? वह है अशोक, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो राज्य का पुष्प है, पुष्प ये पलाश है, पलाश या ढाक या टेसु, इसको तीनों कहते हैं। तो आप लोग उत्तर प्रदेश का जो राज्य की पुष्प है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यह है पलाश, इसको भी आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक साथ साथ हम पूरे रिवीजन करते हुए ऐसे ही चलेंगे ताकि हमारा संपूर्ण रिवीजन ऐसे ही होता चले। तो दोस्तों आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? क्या वह बलुई मिट्टी पाई जाती है? क्या वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? क्या यह लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? या लाल काली मिट्टी का मिक्सचर इसमें पाया जाता है? तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक मानचित्र। क्या है? उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक मानचित्र है वह है ये ऊपर वाला जो ब्लू कलर में दिख रहा है हमको, ये मिट्टी का विस्तार है और ये भाबर या तराई क्षेत्र है। भाबर या तराई क्षेत्र है। भाबर या तराई क्षेत्र से मतलब ये है कि जो हिमालय से नदियां निकलती है, हिमालय से नदियां निकलती हैं, तो हिमालय जो द्वारा जो नदियां आती हैं यहाँ पे अपने साथ साथ कंकड़ पत्थर, उसके साथ साथ जो बालू वगैरह होते हैं वह ला के यहीं पे छोड़ देती है। यानी कि यहाँ पे ये पथरीले एरिया होते हैं, यहाँ पे खेती करना नामुमकिन होता है। तो यहाँ पे खेती करना नामुमकिन होता है। उसके बाद आती है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान इसी को कहते हैं जलोढ़ मृदा। क्या? जलोढ़ मृदा। ये सबसे अधिक मात्रा में हमारे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और ये उपजाऊ के लिए सर्वाधिक है। यह उपजाऊ भूमि है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी कि जो हमारा गंगा का मैदान है इसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं और ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है जलोढ़ मृदा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ एक यह काली मिट्टी, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी को हम लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या? काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं और यह रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। कपास की खेती के लिए यह काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी उपयोगी होती है। लगे हाथ तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पशु चिकित्सा के बारे में बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये कहाँ स्थित है? यह बरेली में स्थित है। बरेली में कहाँ? बरेली में एक शहर है जिसका नाम है इज्जत नगर, जिसका नाम है इज्जत नगर। यहाँ पे पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अब आते हैं यहाँ पे दिया है लखनऊ। लखनऊ में क्या क्या स्थित है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लखनऊ में स्थित है केंद्रीय विश्व अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय विश्व अनुसंधान केंद्र। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या स्थित है? यहीं पे स्थित है औषधि अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र। लगे हाथ तो आप लोग नोट करते जाइएगा, अनुसंधान केंद्र। फिर यहीं पे क्या स्थित है? यहीं पे गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है, गन्ना अनुसंधान केंद्र। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। गन्ना अनुसंधान केंद्र, विश्व अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र, ये सारे के सारे ये लखनऊ में स्थित है। इसी औषधि को हम ड्रग अनुसंधान केंद्र कहते हैं। ड्रग्स या विष या गन्ना, ये तीनों के तीनों लखनऊ में स्थित है। यही कानपुर में क्या स्थित है? तो कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या और स्थित है? एक सबसे महत्वपूर्ण है कि चीनी अनुसंधान केंद्र, चीनी
अनुसंधान केंद्र यहीं पे स्थित है। चीनी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। यानी कि जो ये पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये बरेली में स्थित है, बरेली के इज्जत नगर शहर में स्थित है। उसके बाद लखनऊ में विष अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में स्थित है। उसके बाद आते हैं कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र और चीनी अनुसंधान केंद्र स्थित है। यहाँ चर्चा हुई है किस बात की? यहाँ चर्चा होती है गन्ना अनुसंधान की। तो गन्ना अनुसंधान स्थित है लखनऊ में, लेकिन गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र क्या अगर पूछ ले कि गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोयम्बटूर में। ये कहाँ स्थित है? यह है कोयम्बटूर में। लगे हाथों इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछने की संभावनाएं यहाँ से बनती है, तो लगे हाथों इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ताकि हमारा सारा का सारा संपूर्ण रिवीजन एक ही साथ हो जाए। ये क्लास नंबर पहला है, अगर इसके मतलब लगातार क्लास में बने रहेंगे तो आप इस क्लास की अहमियत को समझ सकेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? पहले हम आते हैं कि सारे क्वेश्चंस को एक साथ देखते हैं। यहाँ लिखते हैं यमुना नदी, यहाँ लिखते हैं यमुना नदी, फिर लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं क्या? यमुना नदी। उसके बाद यहाँ लिखते हैं गंगा नदी, गंगा, यमुना नदी, गंगा। उसके बाद लिखते हैं गोमती, उसके बाद हम लिखते हैं गोमती, फिर लिखते हैं राप्ती, राप्ती, फिर लिखते हैं हम हिंडन नदी, हिंडन नदी। उसके बाद हम गंगा, यमुना, गोमती, राप्ती, सरयू नदी। कौन सा? सरयू नदी। लगे हाथों इसको भी नोट कर लेते हैं। कौन सा नदी? सरयू नदी। इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, इन सभी के बारे में एक ही बारी में हम चर्चा कर लेते हैं। आइए पहले देखते हैं कि यमुना नदी के किनारे कौन सा स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे भारत की राजधानी दिल्ली स्थित है, दिल्ली। दिल्ली के बाद आगरा भी इसी के किनारे आता है, आगरा। आगरा के बाद इसी के किनारे आता है मथुरा, आगरा, मथुरा, दिल्ली, ये सारे के सारे यमुना नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे कौन सा स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे कानपुर, कानपुर या वाराणसी, कानपुर और वाराणसी जो है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोमती, गोमती नदी के किनारे जो स्थित है वह स्थित है लखनऊ, वह स्थित है लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे स्थित है? यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी के किनारे कौन सा स्थित है? यहाँ स्थित है गोरखपुर, वहाँ स्थित है गोरखपुर। हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे बहुत ही महत्वपूर्ण शहर स्थित है, जिसको हम कहते हैं नोएडा, या इसके साथ साथ नोएडा के साथ साथ मुरादाबाद, नोएडा और नोएडा और मुरादाबाद ये कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है हिंडन नदी के किनारे। इसको आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, अयोध्या। इसके साथ साथ अयोध्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है बड़हलगंज, बड़हलगंज भी इसी के किनारे स्थित है। लगे हाथों इसको भी नोट कर लीजिए। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा। गंगा नदी के किनारे कानपुर, वाराणसी। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद राप्ती नदी, राप्ती नदी या गोरखपुर इसके किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे ये नोएडा, उसके बाद मुरादाबाद। सरयू नदी के किनारे अयोध्या और बड़हलगंज इसके किनारे स्थित है। यानी कि इसका जो पूछा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस नदी के किनारे स्थित है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह फुलहर झील जो है यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। कहाँ पे? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पीलीभीत जिले में स्थित है। गोंडा में कहाँ स्थित है? गोंडा में स्थित है पार्वती, पार्वती औरंगा,
कहाँ पे स्थित है? ये गोंडा में स्थित है। पार्वती औरंगा, यहाँ पे बलिया, बलिया में क्या स्थित है? बलिया में बहुत ही महत्वपूर्ण एक झील स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका नाम है, बलिया में स्थित है, जिसका नाम है सुरहा ताल। बलिया में स्थित है जिसका नाम है सुरहा ताल। इसके बाद हम आते हैं संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में क्या स्थित है? यहाँ स्थित है बखिरा झील, बहुत ही फेमस है बखिरा झील। क्या है ये? बखिरा झील, ये बहुत ही फेमस झील है। क्यों? क्योंकि अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है यूपीपी का, उस यूपीपी के एग्जाम में पूछा है कि बताइए बखिरा झील कहाँ पे स्थित है, तो ये संत कबीर नगर में स्थित है। इसके साथ साथ जो ये अभी हम इसके बारे में हम चर्चा किए, बलिया में जो सुरहा ताल स्थित है, ये यूपीपी में पूछा है। कि यूपीपी में कब पूछा था? जो एग्जाम कैंसिल हो गया है उसमें भी पूछा था, और ये भी पूछा था। इसको भी आप लोग लगे हाथों नोट कर लीजिएगा। अब इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं? यहाँ देखते हैं कि गोरखपुर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज स्थित है गोरखपुर में। तो गोरखपुर में क्या स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल ये कहाँ स्थित है? यह गोरखपुर में स्थित है। एक स्थित है सोनभद्र में। सोनभद्र में स्थित है। सोनभद्र में क्या स्थित है? यहाँ स्थित है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वह यहाँ पे स्थित है। वह यहाँ पे स्थित है सोनभद्र में। और ये क्या है? ये एक कृत्रिम झील है। यह एक कृत्रिम झील है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जो गोविंद बल्लभ पंत झील है, यह एक कृत्रिम झील है। इसी की विशेषता के कारण यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आते हैं कौशाम्बी। यहाँ लिखते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है अलवारी। अलवारी झील। ये क्या है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। इसकी विशेषता क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो प्रवासी पक्षी है, प्रवासी, इसको आप लोग, जो प्रवासी पक्षी हैं, ये यहाँ पे आते रहते हैं। इसी की विशेषता के कारण यह महत्वपूर्ण हो जाता है अलवारी झील, जो कि कौशाम्बी में स्थित है। सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो एक कृत्रिम झील है, यहाँ पे स्थित है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल स्थित है। पार्वती औरंगा ये गोंडा में स्थित है। सुरहा ताल ये बलिया में स्थित है, जो यूपीपी में पूछा है। उसके साथ साथ संत कबीर नगर में बखिरा झील स्थित है, ये भी यूपीपी में पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ ये जो कौशाम्बी अलविदा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ भी पूछा गया था? यूपी पीसीएस में ये पूछा गया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक चुनिंदा क्वेश्चन है, जो कि आपको फिल्टर के द्वारा यहाँ पे उपस्थित कराया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि इसको आप एक नोट्स बनाकर लिखते जाइए, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला। तो दोस्तों, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कराया जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यह स्थित है? क्या लखीमपुर में स्थित है, गोरखपुर में स्थित है, उन्नाव में स्थित है, या कन्नौज में स्थित है? आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये जो दुधवा है, दुधवा ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। इम्पोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि ये जो दुधवा नेशनल पार्क है, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, और ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। और ये लखीमपुर खीरी जिला यह यूपी का सबसे बड़ा जिला है। यह यूपी का सबसे बड़ा जिला, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ा जिला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में क्या क्या स्थित है? मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय जो है वह गोरखपुर में स्थित है। मदन मोहन मालवीय, जिसको हम ट्रिपल एम के नाम से जानते हैं, यह गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में और क्या क्या स्थित है? गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर स्थित है। अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर स्थित है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर, ये एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए शहीद अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर कहाँ पे स्थित है? तो यह गोरखपुर में स्थित है। यहीं पे लिख लीजिए रामगढ़ ताल कहाँ पे स्थित है? रामगढ़ ताल भी गोरखपुर में स्थित है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। यही गोरखपुर में यही
एक जगह बना के लिख लीजिए कि खिचड़ी मेले के आयोजन कहाँ होते हैं। तो खिचड़ी मेले का आयोजन भी गोरखपुर में होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे उन्नाव, उन्नाव में क्या होता है इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उन्नाव नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? नवाबगंज, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये यहीं पे स्थित है। कहाँ पे? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यह उन्नाव में स्थित है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कन्नौज में क्या स्थित है? कन्नौज में लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य, लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि पक्षी अभ्यारण्य जो कि कन्नौज में स्थित है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पिछले जो यूपीपी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है। अभी सोनभद्र के बारे में हमने चर्चा किया कि सोनभद्र क्या है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है जो कि सोनभद्र है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे मथुरा में, मथुरा में क्या है? तो मथुरा में क्या है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इटावा में क्या है? इटावा में बब्बर शेर सफारी, बब्बर शेर सफारी जो है सफारी जो कि इटावा में ओपन किया गया है। और मथुरा में क्या है? मथुरा में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है, मयूर संरक्षण केंद्र जो कि कहाँ पे स्थित है? यह मथुरा में स्थित है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, मयूर संरक्षण केंद्र। और सोनभद्र जैसा कि हमें पता है कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है वह सोनभद्र है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहां तांबा पाया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जहां तांबा पाया जाता है। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसको कहते हैं ललितपुर। ललितपुर जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे तांबा पाया जाता है, ये एकमात्र जिला है। सिंगरौली क्षेत्र में क्या पाया जाता है? आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सिंगरौली क्षेत्र में यहाँ कोयला पाया जाता है, यहाँ कोयला पाया जाता है सिंगरौली क्षेत्र में। उसके बाद आते हैं मिर्जापुर में, मिर्जापुर में संगमरमर पाया जाता है। क्या? संगमरमर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह मिर्जापुर में पाया जाता है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र, नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कैगा, नरोदा, कल्पक्कम, काकरापार। तो आइए लगातार सभी को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कैगा, कैगा, कैगा के बाद लिखते हैं कुड़नकुलम, कुड़नकुलम। इसके बाद हम लिखते हैं कल्पक्कम, कल्पक्कम, कुड़नकुलम, कल्पक्कम। उसके बाद हम लिखते हैं नरौरा, नरौरा, नरौरा के बाद हम लिखते हैं तारापुर, 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 तारापुर के बाद हम लिखते हैं रावत भाटा, रावत भाटा। ये एग्जाम में बारी बारी से पूछे जाते हैं कि बताइए नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है, कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। यह बारी बारी से यही हमेशा रिपीट होके आते रहते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम एक ही साथ सारे को लिख लेते हैं। आइए कैगा, कैगा कहाँ स्थित है? तो कैगा ये कर्नाटक में स्थित है, यह है कर्नाटक में स्थित है। कुड़नकुलम और कल्पक्कम ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है। यह कहाँ पे? यह दोनों तमिलनाडु में स्थित है, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद आते हैं नरौरा, नरौरा यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, नरौरा यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के ये बुलंद शहर में स्थित है, बुलंद शहर में
स्थित है। और ये बुलंदशहर की रिसेंट में अभी एक न्यूज़ है, बहुत ही दर्दनाक न्यूज़ है कि एक इंसानियत को झकझोर देने वाली न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है कि अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, यहाँ पे एक 8 साल की बच्ची होती है, 8 साल की 8 साल की या 3 साल की बच्ची कन्फर्म नहीं है, 8 साल या 3 साल की बच्ची, उसके साथ 3 दरिंदों ने रेप किया और रेप करने के बाद उस बच्ची को 3 मंजिला मकान से नीचे फेंक देते हैं। सोचिए एक हमारे जैसे हमारे एक विशाल लोकतंत्र देश में एक 3 साल की बच्ची तक भी सेफ नहीं है, जिसे हमारे देश में ये 3 साल की बच्ची भी सेफ नहीं है। बताइए, यही हमारा लोकतंत्र है। राजनीति की आड़ में लोग क्या से क्या कर के बैठ जा रहे हैं और इसका पूरा खुल के सपोर्ट भी हमारी सरकारें कर रही हैं। इन सबों की बस एक ही सज़ा होना चाहिए कि पब्लिक प्लेस पे ले जाके इनको डायरेक्ट इनकाउंटर कर देना चाहिए, या फिर जैसे वो बकरे नहीं छीलते हैं बकरे की खाल, उसी तरीके से इनकी खालों को छीलना चाहिए। एक सोचिए हमारे कितनी घिनौनी काम है कि एक 8 साल की बच्ची, एक 3 साल की बच्ची जो एक भारत जिसको विविधताओं का देश कहा जाता है, यहाँ पे सेफ नहीं है। जहाँ पे महिला प्रधान की संज्ञा दिया जाता है, महिलाएं आगे बढ़े, महिलाएं फर्स्ट की संज्ञा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे देश में महिलाएं सेफ नहीं है। जो एक 3 साल की बच्ची जो अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी, उसका क्या कसूर है? छोड़िए, ये बात ये कहने लायक नहीं है, लेकिन ये मीडिया भी इसको छुपाता है और सारे लोग अपराधियों के सपोर्ट में है, लेकिन जब अपने पे बीतता है तो सब सारे लोग जानते हैं। आइए इस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बुलंदशहर, ये बुलंदशहर की घटना थी, इसीलिए बुलंदशहर आया तो दिमाग में आ गया। अब आते हैं तारापुर। तारापुर परमाणु संयंत्र ये कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद आते हैं रावत भाटा। रावत भाटा ये राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। ऐसी घटना हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। ये बदलाव तभी आ सकता है जब हम अपने अंदर बदलाव लाएं। बाकी ये दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा और आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बदल सके। बस यही, ऐसे ही हम अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और लोगों की मानसिकताओं से ये जो गंदी आदतें हैं उसको निकाल सकते हैं। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में कांच की वस्तुओं के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है? कांच की वस्तुओं के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कांच की वस्तुओं के लिए जो प्रमुख केंद्र है वह है, क्या है? वह मुरादाबाद है, फिरोजाबाद है, कानपुर है या बरेली है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कांच की वस्तुओं के लिए जो फेमस है वह है फिरोजाबाद, वह है फिरोजाबाद। मुरादाबाद को हम क्या कहते हैं? मुरादाबाद को हम पीतल नगरी कहते हैं। क्या? पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। पीतल नगरी के नाम से हम जानते हैं किसको? हम मुरादाबाद को जानते हैं। फिरोजाबाद को हम क्या कहते हैं? फिरोजाबाद को हम सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं। सुरमा नगरी के भी नाम से हम इसको जानते हैं फिरोजाबाद को। कांच के वस्तुओं के लिए भी फेमस है फिरोजाबाद। कानपुर, कानपुर ये कृत्रिम अंग के लिए फेमस है। किसके लिए? कृत्रिम अंगों के लिए भी यह फेमस है। कौन सा? कानपुर। अब आते हैं बरेली। बरेली का सुरमा फेमस है। सुरमा गिरा रे बरेली के बाजार में, यानी कि ये जो बरेली है यहाँ सुरमा फेमस है। आइए अब देखते हैं कि जो अब आते हैं, क्या इसी पे हम रुक जाएंगे? अब आते हैं, हम देखते हैं कि जो भारत के जो शहर है उनके उपनामों के बारे में हम लगे हाथों चर्चा कर लेते हैं कि भारत के शहर के उपनाम, यानी कि नगरों के जो उपनाम है इसके बारे में हम लगे हाथों चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम आंवला नगरी के नाम से जानते हैं, यह प्रतापगढ़ को जानते हैं। आंवला नगरी या प्रतापगढ़ को हम जानते हैं आंवला नगरी के नाम से। धान का कटोरा किसको कहते हैं? तो धान का कटोरा ये चंदौली को कहते हैं। और अभी ये यूपीपी का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि धान का कटोरा किसको कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे काशी की बहन। काशी की बहन किसको कहते हैं? तो काशी की बहन ये गाजीपुर को कहते हैं। गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं। कैची नगरी, कैची नगरी ये मेरठ को कहते हैं। कैची नगर ये मेरठ को कहते हैं और चाकुओं का नगर कहते हैं रामपुर को।
चाकुओं का नगर रामपुर को कहते हैं। अब आते हैं हींग व गुलाब नगरी। हींग व गुलाब नगरी यह हाथरस को कहते हैं। हाथरस को हींग व गुलाब नगरी कहते हैं। पीतल नगरी, अभी इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि यह मुरादाबाद को कहते हैं पीतल नगरी, और यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है पीतल नगरी। अब आते हैं पूर्व का सिराज। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कि पूर्व का सिराज किसको कहते हैं। यह जौनपुर को कहते हैं। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं। सुहाग नगरी या फिर कांच की चूड़ियां, ये कहाँ पे फेमस है। ये फिरोजाबाद में फेमस है। यह फिरोजाबाद में फेमस है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया कि इत्र नगरी कहाँ का फेमस है। यह कन्नौज का फेमस है इत्र नगरी। और जो सुरमा नगरी है, सुरमा, यह बरेली में फेमस है सुरमा नगरी। तो दोस्तों ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हुए चलेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि लखनऊ मेट्रो रेल सेवा कब आरंभ हुई। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कि लखनऊ मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई। तो ये प्रारंभ होती है 2014 में। 2014 में यह क्वेश्चन मेट्रो से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और बनते हैं कि पहली मेट्रो कब चालू हुई। पहली मेट्रो कब शुरू हुई। तो पहली मेट्रो शुरू होती है 1984 ईस्वी में। और कहाँ चली, तो ये कोलकाता मेट्रो के नाम से जानते हैं इसको। कहाँ पे, यह कोलकाता मेट्रो के नाम से इसको जानते हैं, कोलकाता मेट्रो। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि पहली कौन सी ऐसी मेट्रो है, पहली अंडर वाटर मेट्रो। पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन है। अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो, वह कौन सी है। तो पहली अंडर वाटर मेट्रो है जो 2024 में बनी, वह है कोलकाता में ही चली। यह है कोलकाता में ही चलती है पहली अंडर वाटर मेट्रो। और कोलकाता में हुगली नदी के अंदर चलती है। कहाँ पे, हुगली नदी के अंदर चलती है। यानी कि पानी के अंदर चलने वाली पहली मेट्रो, पानी के अंदर चलने वाली पहली मेट्रो जो 2024 में चलती है, और यह हुगली नदी के किनारे चलती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि हुगली नदी के किनारे चलती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेट्रो से संबंधित यह प्रश्न था। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि पहली मेट्रो का शुभारंभ कब हुआ। तो पहली मेट्रो का शुभारंभ होता है 1984 में। कहाँ से, मेट्रो से, कोलकाता से। और पहली अंडर वाटर मेट्रो यानी कि पानी के अंदर, वह 2024 में स्टार्ट होता है, जो कि कोलकाता में ही ये भी स्टार्ट होता है, और यह हुगली नदी के नीचे चलती है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में रहती है। क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में रहती है। पहले हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में हम चर्चा करते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई, उस जनगणना के अनुसार हमारे जो भारत का टोटल जनसंख्या है, भारत का टोटल जनसंख्या हुआ है, वह कितना निकला, वह निकला 121 करोड़। 121 करोड़ जनसंख्या निकला। और 121 करोड़ में जो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या था, वह था 19,98,12,341। ये रहा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इसमें, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रहा। और इसमें जो सर्वाधिक जनसंख्या रही, उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जनसंख्या रही, वह जनसंख्या रही कहाँ की, प्रयागराज की, जिसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, जिसको हम संगम नगरी के भी नाम से जानते हैं, प्रयागराज या फिर संगम नगरी के भी नाम से इसको जानते हैं। और इसका ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। ये जो महोबा है, ये सबसे कम यानी कि सबसे कम जनसंख्या यहीं की है। सबसे कम जनसंख्या वह कहाँ की है, वह महोबा की है, वह महोबा की। लखीमपुर खीरी के बारे में अभी हमने चर्चा किया है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वह है लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला कौन है, तो वही है लखीमपुर खीरी। इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ यह उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह जनसंख्या 121 करोड़। और यूपी की जो वर्तमान जनसंख्या है, वह रहा 19,98,12,314। यानी कि जो अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इसको लिख लीजिएगा 16.5%, यानी कि 16
6%, इसको आप लोग 16.5% उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। अगर हम इसको कहें तो आप लोग इस पे फूल पत्ती लगा लीजिए, ये इस पे फूल पत्ती लगा लीजिए। यहाँ से यूपीएसआई या फिर यूपीपी में क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि 2011, यहाँ लिखते हैं 2011 की जनगणना। अब यहाँ से ऐसे तीन लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लिंगानुपात, यहाँ पे लिखते हैं लिंगानुपात, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और फिर यहाँ ऐसे खिसके यहाँ पे लिखते हैं जनगणना या फिर जनसंख्या घनत्व। क्या? जनसंख्या घनत्व के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे ऐसे दो लिखते हैं और यहाँ पे एक लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं भारत की जो लिंगानुपात क्या थी, फिर उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात क्या थी, फिर यहाँ पे लिखते हैं भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था। अब आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ की जो लिंगानुपात, जो भारत का लिंगानुपात रहा वह रहा 943, वह 943, प्रत्येक 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। अब ये उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात रहा वह रहा 912 1000 पे। यानी कि इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत का जो लिंगानुपात रहा वह 943 रहा और उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात रहा वह रहा 912। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पूछा है कि जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चा हुई है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व रहा वह रहा 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व रहा वह कितना रहा, वह होता है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था, ये उत्तर प्रदेश का तो 912। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो डिस्कशन कैसा लगा आप लोग, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। यहाँ ऑप्शन ए दिया है थारू, ऑप्शन बी दिया है गोंडा, ऑप्शन सी खारवार, ऑप्शन डी बुक्सा। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो थारू है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। अब ये थारू कहाँ निवास करती है। ये थारू जो उत्तर प्रदेश का ऊपरी जो उत्तर में हिस्सा पड़ता है, जो नेपाल से लगता है, जैसे कि लखीमपुर हो गया, उसके साथ साथ बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया। कहाँ का? लखीमपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, फिर उसके साथ साथ महाराजगंज हो गया, फिर महाराजगंज के साथ साथ सिद्धार्थनगर यहाँ पे ये पड़ता है। लगे हाथों आप लोग इसको नीट लिख लीजिएगा कि लखीमपुर कहाँ पे लखीमपुर के साथ साथ बहराइच के साथ साथ श्रावस्ती के साथ साथ बलरामपुर। कहाँ पे? बलरामपुर के साथ साथ सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर के बाद एक आता है जिसका नाम है महाराजगंज, यह यहाँ पे निवास करती है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि ये थारू जनजाति ये क्या है, यह भगवान शिव को मानती है, यह भगवान शिव की पूजा करती है, ये एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये थारू जनजाति से ये हो जाता है कि ये जो दीपावली पर्व होता है, यह दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कि दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। क्या? दीपावली पर्व को यह जनजाति शोक के रूप में मनाती है।
रूप में मनाती है, मनाती है। यह जनजाति दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। अगर मैं कहूँ तो इसको आप लोग एकदम नोट कर लीजिएगा। ये एग्जाम में 2-3 एग्जाम में मैं देख चुका कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो वह जनजाति है थारू जनजाति। अब यहाँ जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो जनजाति पाई जाती है वह थारू जनजाति पाई जाती है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी ऐसी जनजाति पाई जाती है, तो दूसरे नंबर पे जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है गोंडा, जिसका नाम है गोंडा। यह कहाँ पे पाई जाती है? अगर उत्तर प्रदेश का अगर ऐसे हम मैप देखें ऐसे, तो मोटी मोटा तौर पे तो ये वाली जो एरिया है यहाँ पे गोरखपुर से लेके जौनपुर, फिर यहाँ से ऊपर से महाराजगंज, महाराजगंज के साथ साथ ये सारे लगे हुए यहाँ पे ये पाए जाते हैं, जिसको हम गोंडा जनजाति के कहते हैं। उसके बाद आते हैं ये भगवान, ये जो थारू है ये जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थित है। पहले इसके बारे में हम जानते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था यह कितने राज्यों में स्थित है? तो यह टोटल 6 राज्यों में स्थित है। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थित है। तो 6 राज्य में क्या कौन कौन से राज्य आते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको याद करने का तरीका क्या है? आप लिखेंगे कम बात, क्या कम बात, स्पेलिंग KUMBAT। ये आपका 6 के 6 राज्य आपको याद हो गए। कैसे याद हो गए? आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि ये हो गया के से हो गया कर्नाटक, के से हो गया कर्नाटक, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, एम से हो गया महाराष्ट्र जिसको हम MH से डिनोट करेंगे, बी से हो गया बिहार, बी से हो गया बिहार, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और टी से हो गया तेलंगाना, टी से हो गया तेलंगाना। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कम बात, ये द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है यह भारत में 6 राज्यों में स्थित है। 6 राज्य में कौन कौन से आ जाते हैं? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यानी कि यहाँ पे गुजरात में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, केरल में नहीं है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है और हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट तो होगा ही। तो इसीलिए इस प्रश्न को कराने का मतलब यही है कि ये उत्तर प्रदेश से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ये कह रहा है कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। क्या 31 सीटें हैं? आइए इसके बारे में हम देखेंगे अभी। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित किए जाते हैं। क्या लोकसभा से 80 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? आइए इसके बारे में हम पहले डिस्कशन करते हैं। यहाँ पहले हम देखते हैं कि लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं संसद में। उसके बाद हम आते हैं कि राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं। फिर विधानसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पे विधान परिषद में। क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के बनते हैं कि लोकसभा से, राज्यसभा से, विधानसभा से, विधान परिषद से कितने सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं। आप इसको बताइए। तो स्टेटमेंट के रूप में पूछ लेगा, या फिर स्टेटमेंट एंड कथन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में पूछ लेगा, या फिर अलग अलग पूछ लेगा। तो आइए हम किसी भी तरह से पूछिए, हम सारे तरह से तैयार हैं। क्यों? क्योंकि अब की बारी मुकाबला टक्कर का होने वाला है। स्टडी फर्स्ट आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। दोस्तों ये आपकी तैयारी में 4 लगाने वाला है। आइए देखते हैं कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ से राज्यसभा में 31 सीटें निर्वाचित किए जाते हैं। अब आते हैं विधानसभा से। विधानसभा से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से विधानसभा से 403 सीटें
403 सीटें का प्रतिनिधित्व तो विधानसभा से होता है, और विधान परिषद से देखें तो यहाँ पे 100 सीट विधानसभा के हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 100 सीटें हैं। यह और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत में जितने राज्य यानी कि कितने राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा जितने भी है, सबसे अधिक जो संख्याएं हैं इन सभी का वह उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक यूपी में इन सभी की संख्याएं हैं। दोस्तों, इस स्टडी फर्स्ट के प्रैक्टिस सेट के साथ रहिए, ये सारा का सारा आपका उंगलियों पे डांस करने वाला है। आइए, यहाँ पे दिया है कि केवल एक सही है। क्या राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं? हाँ, 31 सीटें हैं। ऑप्शन ये जो पहला स्टेटमेंट है सही है। लोकसभा में 80 सदस्य उत्तर प्रदेश के निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी, और दूसरा भी सही है। केवल एक सही है गलत, केवल 2 सही है गलत, 1 और 2 दोनों सही है। इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्या राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये मिस्टेक हो गया है, ये मिस्टेक हो गया है। यहाँ ऑप्शन हम खुद बना लेते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। क्या वह लोकसभा का अध्यक्ष कहता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, या फिर कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, या फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है, या फिर ऑप्शन सी राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, या फिर ऑप्शन डी के रूप में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी के रूप में लिखेंगे कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। अब इस बेस पे आप लोग क्वेश्चन आंसर बताइए कि जो निम्नलिखित राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है? नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं करता है। प्रधानमंत्री करता है? प्रधानमंत्री नहीं करता है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। अब आते हैं इसके बारे में, हम देखते हैं जो आर्टिकल यहाँ दिया है हमारे वहां, आर्टिकल 153 क्या कहता है? 153 क्या कहता है कि हमारे राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 153 कहता है। 154 क्या कहता है? 154 ये कहता है कि जो राज्य का जो राज्यपाल है, ये राज्य के जो कार्यपालिका होती है, जो राज्य की कार्यपालिका होती है, उस कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होगा, यानी कि कार्यपालिका का प्रमुख होगा राज्यपाल, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। और यहाँ पे 155 है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पूछता है, ये राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात करता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, और ये नियुक्ति कौन करता है? यह राष्ट्रपति की जो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है, यह राष्ट्रपति करता है। यह आर्टिकल 155 में लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग लगे हाथों नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, नहीं, प्रतिभा पाटिल नहीं थी। ऑप्शन बी के एम मुंशी नहीं थे। और ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, हाँ, ये सरोजिनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल। और इन्हीं की नाम क्या है? इन्हीं के नाम कह देंगे अगर भारत एग्जाम में पूछ ले, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो भी ये कौन है? ये सरोजिनी नायडू है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम भी इन्हीं को है। और इनका जो कार्यकाल रहा, वह कार्यकाल क्या रहा? इनका कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल रहता है, यह 1947 से 1949 तक अपने पद पे बनी रही। 1947 से 1949 तक। क्या ये मैं अपने पास से पूछ रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे ही अपने क्वेश्चन उठा लिया? नहीं, ये क्वेश्चन जानते हैं कहाँ से मैं उठा रहा हूँ? ये क्वेश्चन यूपी जो एसआई का यूपी एसआई का जो 2021 में एग्जाम हुआ था, वहां से ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि पूछा था कि बताइए, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी, उनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो उनका कार्यकाल रहा 1947 से 1949 तक। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये वही सरोजिनी नायडू है जिनके नाम याद है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, आईएनसी की
प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और ये अध्यक्षता कब की? ये अध्यक्षता करी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। कब? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। लगे हाथों इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। अगर पूछ ले, बस ये पूछे कि प्रथम महिला कौन है, तो प्रथम महिला हो जाती है एनी बेसेंट, जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जो 1917 की अध्यक्षता करती हैं, जिनका नाम है एनी बेसेंट। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्व में विस्तार कहाँ तक था? हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्व में विस्तार कहाँ तक था? तो आइए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये रहा हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये इसको हम कहेंगे उत्तर, जिसको हम नॉर्थ से डिनोट करेंगे। इसको कहेंगे हम साउथ यानी कि दक्षिण। इसको कहेंगे हम ईस्ट यानी कि पूरब। इसको कहेंगे हम वेस्ट यानी कि पश्चिम। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है, उसको हम कहते हैं मांडा। उसको हम कहते हैं मांडा। ये मांडा कहाँ पे है? यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और ये कहाँ, किस नदी के किनारे स्थित है? यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है दैमाबाद। यह दैमाबाद कहाँ पे पड़ता है? यह दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। और ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? तो सबसे पूर्वी बिंदु स्थित है, यह आलमगीरपुर में स्थित है। कहाँ पे? आलमगीरपुर में स्थित है। और यह आलमगीरपुर कहाँ पे है? यह मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह मेरठ, जो कि यूपी में स्थित है, यहाँ पे स्थित है। और यह कहाँ, किस नदी के किनारे स्थित है? यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अब बात है यहाँ पे कि सबसे पश्चिम में कौन सा स्थित है? तो सबसे पश्चिम में स्थित है, ये बलूचिस्तान में स्थित है। यह बलूचिस्तान में स्थित है। और बलूचिस्तान किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बलूचिस्तान, यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों अगर पूछ ले कि ये जो चारों स्थल है, ये चारों स्थलों में से कौन सा ऐसा स्थल है जो हमारे भारत में नहीं है? तो ये जो बलूचिस्तान है, यह पाकिस्तान में पड़ता है, ये हमारे भारत में नहीं है। और ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। यानी कि जो सबसे उत्तरी बिंदु, ये मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। या फिर सबसे पश्चिमी बिंदु बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पूर्व में पूछा है, तो सबसे पूर्व में स्थित है यहाँ पे, सबसे पूर्व में ये मेरठ में कहा? आलमगीरपुर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आलमगीरपुर। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। अब आते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ लिखते हैं गौतम बुद्ध। अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, यहाँ पे गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, वह कब हुआ था? वह हुआ था 563 बीसी में, 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुआ था? तो यह जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे स्थित है? लुम्बिनी ये नेपाल में स्थित है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं गौतम बुद्ध ने पहले उपदेश कहाँ दिए अपने? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ देते हैं? तो पहला उपदेश ये देते हैं कहाँ पे? सारनाथ में। ये सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। इसको आप लोग धर्म चक्र
प्रवर्तन के नाम से इसको हम जानते हैं। अब आते हैं इनके बारे में कि गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, इनकी मृत्यु के बारे में चर्चा करते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इनकी मृत्यु होती है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसका नाम है महापरिनिर्वाण। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, महापरिनिर्वाण जिसको हम कहते हैं। अब आते हैं इसके आगे आगे जो पूछता है कि बताइए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया, बोध गया कहाँ पे स्थित है, बोध गया ये बिहार में स्थित है। अब आते गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गौतम बुद्ध ने, तो सर्वाधिक उपदेश देते हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती में लगे हाथों, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये आप लोग यहाँ पे अगर हम इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि गौतम बुद्ध ने जो पहले उपदेश दिए उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और महापरिवार परिनिर्वाण किस चीज को जानते हैं, तो ये उनकी मृत्यु से संबंधित है, महापरिनिर्वाण। अब आते हैं कि सबसे पहला उपदेश ये सारनाथ में देते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता कौन थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और यहाँ से आप लोग फुल पत्ती लगा लीजिएगा। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे, 100% क्वेश्चन बनेंगे 1857 की क्रांति से। अब आते हैं क्यों ना एक ही साथ सारे क्रांतिकारियों के नाम जान लेते हैं। कौन से उत्तर प्रदेश से लड़े, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से कौन लड़े, फैजाबाद से कौन लड़े, फिर उसके साथ साथ कानपुर, लखनऊ, बिहार, दिल्ली, इन सबों को एक ही साथ निपटा देते हैं, यानी कि सुपड़ा साफ कर ही लेते हैं। आइए यहाँ लिखते हैं इलाहाबाद, यहाँ लिखते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद के साथ लिखते हैं फैजाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद के बाद लिखते हैं फैजाबाद के बाद लिखते हैं कानपुर, 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 फिर उसके बाद लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ के साथ साथ झांसी, झांसी, झांसी के साथ साथ हम यहाँ लिखते हैं बरेली, झांसी के साथ साथ हम लिखते हैं बरेली, बरेली के बाद हम लिखते हैं दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली के बाद एक बच गया जिसका नाम है बिहार, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। दिल्ली के बाद बिहार। यहाँ से जो 1857 की क्रांति है, उस क्रांति को किसने नेतृत्व किया, यही क्वेश्चन पूछता है बार बार, हर बार एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट करता है। तो इलाहाबाद से जिनका नाम है लियाकत अली, इलाहाबाद से क्रांति का नेता करने वाले थे, नेतृत्व करने वाले थे, जिनका नाम है लियाकत अली, लियाकत अली। अब यहाँ फैजाबाद, ये फैजाबाद को स्किप कर दीजिए, अभी इनके बारे में चर्चा होगी। कानपुर लिख ले, कानपुर जो नेतृत्व करने वाले थे जिनका नाम था नाना साहब तोपे, नाना साहब तोपे, तोपते, नाना साहब तोपते ये थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी, झांसी से झांसी के रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। इनकी कहानी तो हम लोग बचपन में सुनते आए हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, यह रानी लक्ष्मीबाई। बरेली, बरेली से कौन थे, तो बरेली से थे खान बहादुर खान। बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बरेली से क्रांति का नेतृत्व करने वाले खान बहादुर खान, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली से कौन थे, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। कौन थे, बहादुर शाह जफर। और यही जो जफर थे, यही इस क्रांति के नेता थे, इस पूरे क्रांति के नेता थे, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। और बिहार से कौन थे, बिहार से बाबू कुंवर सिंह थे, बिहार से बाबू कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। अब ऊपर एक हमने स्किप किया था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि फैजाबाद, फैजाबाद से कौन थे, तो फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला। और ये वही मौलवी अहमदुल्ला है, मौलवी अहमदुल्ला है जिन्हें कहा जाता है कि ये
अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे और अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए उस समय 1857 की क्रांति में 50,000 रुपए की इनाम रखा था। अगर कोई इनको पकड़ के उस उनके हवाले कर दिया अंग्रेजों के, तो उनको 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। और सोच सोच की बात है कि इसके अपने ही देश के लोगों ने इनको पकड़ के उनके हवाले कर दिया, चंद पैसों के लिए अपने देश के क्रांतिकारियों के साथ धोखा दे दिया। तो दोस्तों ये आज से नहीं, बहुत पहले से हमारे साथ धोखा होता आ रहा है और हमारे क्रांतिकारियों के साथ धोखा होता आ रहा है। अब आते हैं, ये एग्जाम में पूछता है, बताइए कि अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? तो अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला। फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि बताइए कि किनके ऊपर, किस क्रांतिकारी के ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? तो वह मौलवी अहमदुल्ला। क्वेश्चन कैसे भी आए, क्वेश्चन को फोड़ के आना है, बस मेन टारगेट हमारा यही है। हमको ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, बस एग्जाम में प्रश्न को सही करना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। ये क्या है कि बरेली से किसने किया? तो बरेली से खान बहादुर खान थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? क्या वाराणसी में है, इलाहाबाद में है, ललितपुर में है, या फिर लखनऊ में है? तो दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। अब आते हैं दशावतार मंदिर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये जो दशावतार मंदिर है, यह पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली से तात्पर्य क्या है? पंचायतन शैली यह नागर शैली को चिन्हित करती है। ये पंचायतन शैली, यानी कि नागर शैली की जितनी भी मंदिरें होती हैं, ये पंचायतन शैली में बनी होती हैं और इसी पंचायतन शैली से निर्मित है यह दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। यहीं पे भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा का विवरण मिलता है। फिर एक और आ जाता है कि भीतर गांव, यहीं पे एक भीतर गांव का मंदिर है। भीतर गांव का मंदिर। अब ये मंदिर कहाँ पे है? तो ये मंदिर है कानपुर में। यह मंदिर है कानपुर में और ये भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है। और ये भीतरगांव का मंदिर इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि ये क्योंकि यह ईंट से बना मंदिर है। ईंट से बना मंदिर है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है। यह भीतरगांव का मंदिर कानपुर में स्थित है और ये यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। यूपीएसआई 2021 में पूछा जा चुका है। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने डिस्कस हो रहे हैं, ये किसी न किसी उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। और हम उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं दें तो यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो इसी को अगर आप तैयार कर लें तो आपका 100% प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसको हमने अपने जो जीके जीएस वाली जो सीरीज है उसमें इसको चर्चा किया था कि नौचंदी मेला कहाँ होता है। तो नौचंदी मेला यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आयोजित किया जाता है। और इसी नौचंदी मेले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहते हैं इस मेले को। एकता का प्रतीक कहते हैं इस मेले को। बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है जो कि उत्तर प्रदेश की मेरठ में आयोजित किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। अब बात यहाँ पे दिया है कि बरसाना में क्या होता है? बरसाना में लठमार होली होती है। क्या पे? लठमार होली का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? ये बरसाना में होता है। अब यहाँ पे आगरा में क्या है? आगरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है जिसका नाम है बटेश्वर मेला। ये कहाँ होता है? तो बटेश्वर मेला ये आगरा में आयोजित किया जाता है। लगे हाथों इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, यानी कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, अभी हमने बात किया अपने पहले या दूसरे प्रश्न में औषधि
इसके साथ साथ विश्व अनुसंधान संस्थान, विश्व अनुसंधान संस्थान, इसके साथ साथ गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये तीनों की तीनों औषधि, विष, गन्ना, ये तीनों की तीनों कहाँ पे स्थित है? ये तीनों की तीनों लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। अभी हमने यहाँ पे चर्चा किया कि यहाँ पे कानपुर में क्या है, तो कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान, इसके साथ साथ दलहन के साथ साथ चीनी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको हम एनसीआर कहते हैं, में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के टोटल 8 जिले शामिल है। ये प्रश्न पूछता है, दे देगा कि 4 प्रश्न, 4 ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और दे देगा, पूछेगा कि कौन सा ऐसा जिला है, कौन सा ऐसा जिला है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 8 जिले कौन कौन से हैं। तो वह है मेरठ, आ जाते हैं मेरठ, मेरठ के बाद गाजियाबाद, कौन सा? मेरठ के बाद आता है गाजियाबाद, गाजियाबाद, उसके बाद आता है गाजियाबाद के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती, फिर एक आता है बलरामपुर, सॉरी मेरठ, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आता है, गाजियाबाद के बाद आता है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद आता है गौतम बुद्ध नगर को इसको लिख लीजिए। उसके बाद आता है बुलंदशहर, बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद आता है बागपत शामली, बागपत शामली, बागपत शामली, फिर उसके बाद आता है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। ये टोटल 8 जिले आते हैं। पहला हो गया, जैसे कि ये हो गया, कौन कौन से 8 जिले? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, ये 8 जिले आते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में एनसीआर में शामिल है। और एनसीआर ये आठों के आठों, ये जो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है वही 8 राज्य है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी कि दिल्ली का जो आसपास का एरिया है उसी को हम एनसीआर में शामिल करते हैं, इसी को हम एनसीआर में शामिल कहते हैं। और एनसीआर का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो कहते, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको हम ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, वह कौन सा है? क्या डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है जो कि वाराणसी में स्थित है? नहीं, ये नहीं है। क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय है जो कि लखनऊ में स्थित है? ये भी नहीं है। यहाँ पे राजर्षि टंडन चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यह एक मुक्त विश्वविद्यालय है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व में? यूपी में कुल कितने टाइगर रिजर्व में है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। 4 कौन कौन से हैं? आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक आता है जिसका नाम है, एक आता है दुधवा, एक आता है दुधवा के बाद आता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उसके बाद आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। उसके बाद आता है रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। उसके बाद आता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये 4 आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये दुधवा नेशनल पार्क
यहीं पे टाइगर रिजर्व भी है, यहीं पे टाइगर रिजर्व भी है, यानी कि ये सी 4 भारत उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि रटौला आम जिसे जीआई टैग मिला, ये किस जिले से संबंधित है? रटौला आम ये किस जिले से संबंधित है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रटौला आम ये बागपत से संबंधित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ लखनऊ दिया है, लखनऊ से कौन सा आम संबंधित है? तो लखनऊ से दशहरी आम संबंधित है। कौन सा? दशहरी आम। इसके साथ साथ मलिहाबाद, मलिहाबाद वाला जो आम है मलिहाबाद, ये संबंधित है, ये लखनऊ से संबंधित है। यहाँ पे दिया वाराणसी, वाराणसी से हम देखते हैं कि एक लंगड़ा आम होता है, तो लंगड़ा आम का संबंध ये कहाँ से है? ये लंगड़ा आम, ये वाराणसी से इसका संबंध है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आज का लास्ट प्रश्न। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पीतल नगरी जिसको हम मुरादाबाद कहते हैं, हाँ ये तो संबंधित है, पीतल नगरी को हम मुरादाबाद कहते हैं। इत्र नगरी जिसको हम कन्नौज कहते हैं, ये भी सही है। ताला नगरी जिसको हम अलीगढ़ कहते हैं, ये भी सही है। चाकू नगरी जिसको हम बरेली कहते हैं, ये गलत है। चाकू नगरी जिसको हम रामपुर के नाम से जानते हैं, क्या रामपुर को हम कहते हैं चाकू नगरी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है चाकू नगरी। इसी के साथ हम अभी पढ़े हैं कि जो सुरमा है, सुरमा नगरी किसको कहते हैं? सुरमा नगरी, सुरमा नगरी, तो सुरमा नगरी किसको कहते हैं? सुरमा नगरी ये बरेली को कहते हैं। इसके साथ साथ सुरमा नगरी हम किसको कहते हैं? बरेली को कहते हैं। फिर हम सिंदूर नगरी की बात करें, सिंदूर नगरी या फिर सुहाग नगरी, सिंदूर नगरी या फिर सुहाग नगरी, तो ये सिंदूर नगरी सुहाग नगरी ये हो जाता है फिरोजाबाद, ये हो जाता है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। फिर रबड़ नगरी की नाम बात करें, रबड़ नगरी या रबड़ उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है बरेली, ये होता है बरेली। ताला कहाँ है? ताला, ताला, तो ये ताला हो जाता है कहाँ से? अलीगढ़ से। ताला अलीगढ़ से, अलीगढ़ का ताला, ये बहुत ही फेमस है। अब आते ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये पहली क्लास थी, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की पहली क्लास थी। इसी तरीके से आप लोगों को क्लास मिलती रहेंगी। स्टडी फर्स्ट से आप लोग जुड़ जाइए, और अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वह स्टडी फर्स्ट के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है और अपनी तैयारी में लग सकता है और अपना रिवीजन भी कर सकता है इस पीडीएफ के थ्रू। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही क्लास पाने के लिए स्टडी फर्स्ट को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद।